Hello everyone, welcome back to my channel. This video is important for all types of competitive exams, whether it is UPSC, BPSC, UPPCS, SSC, NDA, all different types of competitive exam. This is part 2 of our comprehensive June 2025 current affairs roundup covering 125 key updates. In my first video, I have given updates of 76 news. If you missed part 1, be sure to check it out for the earlier highlights. Let's dive into the latest development you need to know. If you think this video is beneficial, stay informed by subscribing and hitting the bell icon for upcoming updates. Don't forget to like, comment and share your thoughts below in the comment section. Let's get started. 75 न्यूज हमने देख लिया है. अब नेक्स्ट देखते हैं 76 न्यूज से. इंडिया यूएस ट्रेड डील एंड एग्रीकल्चर. इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ट्रेड डील हुआ है एग्रीकल्चर कंसर्न को लेके. ये दोनों नेशन के बीच में हुआ है और बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, पर्टिकुलरली किसमें, शुगर एंड सोयाबीन इंडस्ट्रीज में हुआ है. नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ ऑफर किया 28 वेपन सिस्टम फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए. डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया ने इनहेंस किया कैपेबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को. It has offered 28 existing weapon system for an emergency procurement. 28 existing weapon system दिया गया है जिससे कि इनको इन सारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस आए इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में. Now next news is about Navya initiative. Navya initiative is a step towards empowering adolescent girls in India, विच इज जो लॉन्च हुआ है 24 जून 2025 में. जिस गर्ल्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स जिसका एज है 16 to 18 ईयर्स, इनको एम्पावर करना है, इनको इंडिपेंडेंट बनाना है. इसके लिए नव्या इनिशिएटिव दिया है. और किसने दिया है? ये दिया है सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में दिया गया है. ये लॉन्च हुआ है. गर्ल्स जिसकी एज होगी 16 to 18 ईयर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा क्लास 10 पास होना चाहिए. उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी. और नव्या का फुल फॉर्म होता है N फॉर नर्चरिंग, A फॉर एस्पायरिंग, T for throw, V for vocational, vocational training, for Y for young, A for adolescent girls. So Navya stands for nurturing aspiration through vocational training for young adolescent girls. इसे गर्ल्स को दिया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, कैपेसिटी, इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो, इंकरेज किया जाएगा विमेन को. नेक्स्ट न्यूज है वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी इम्पैक्ट ऑन एस्टेरॉयड डिस्कवरी, विच ये न्यूज मैंने अपने करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में, जो वीकली सीरीज है, उसमें मैंने पहले भी दे चुकी हूँ. वेरासी रूबिन ऑब्जर्व्ड हुआ इन कीली साउथ अफ्रीका में, जिसने बहुत प्रोग्रेस किया एस्टेरॉयड डिस्कवरी में. और ये इसके बिफोर इट्स ऑफिशियल ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन से पहले हम इट हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, पहले ही जान चुके हैं 2100 न्यू एस्टेरॉइड्स को. ये वेरासिरोबिन टेलीस्कोप जो पावरफुल टेलीस्कोप है, जो डिजाइन हुआ है, जिसको रिपीटेडली हम जान सकेंगे किस समय, स्पेसिफिकली रात के समय में स्कैन करेंगे एस्टेरॉइड को. इससे भी इसका एक फायदा और भी होगा कि ये पोटेंशियल एस्टेरॉइड कॉलिजन्स को पहले ही पहचान पाएगा, जिससे कि अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा. और इसके मदद से हम अननोन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे इन आउटर स्पेस. नेक्स्ट न्यूज है डिटेक्शन ऑफ निपाह वायरस. निपाह वायरस को डिटेक्ट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे ने, जो कि जिसने डेवलप किया एक पोर्टेबल टेस्ट किट को जो डिटेक्ट करेगा निपाह वायरस विद इन मिनट्स. निपाह वायरस से कई मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी रेट आ रही है, पोटेंशियल फॉर आउटब्रेक्स हो रहे हैं. ये निपाह वायरस का ग्रुप हाई रिस्क एरिया क्या क्या था? केरला और वेस्ट बंगाल है. और ये किससे स्प्रेड होता है? निपा वायरस इज अ जूनोटिक वायरस विच इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम फ्रूट बैट्स टू ह्यूमन. ये किससे ट्रांसमिट होता है?
फ्रूट बैट से और फिर ह्यूमन में ये स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड से, और जो ह्यूमन इन्फेक्टेड है उसके डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट से। इससे इस वायरस के इन्फेक्शन से बहुत सीवियर इलनेस होंगे, विच इज रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स टू फैटल इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का मतलब वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, जिससे कि ये हमारे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और अदर फैक्टर्स को भी ट्रिगर्ड करता है। इससे वेरियस सिम्टम आएगा, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स टू सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे, और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग फैटल डेथ भी हो जाता है। सो मोर्टेलिटी रेट इससे एक्सीड होता है 50%, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लीथल वायरल डिजीज। सो नीथल मीन्स फैटल, मीन्स जिससे कि डेथ मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है इस निपा वायरस से। इंसेफेलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोन है, जिसके टाइप्स मेनिंजेस, सेरिबेलम ब्रेन स्टेम है। और ये फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स है जो कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल एंड ऑर्गन्स। इंसेफेलाइटिस होने से इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके इन्फेक्शन के रीजन है जो वायरस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, वर्सिला जोस्टर वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन्फेक्शन। इस तरह की इंसेफ्लाइटिस इस वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। ऑटोइम्यून कंडीशन इससे आ जाएगा, अक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफ्लाइटिस होगा, एंटी एनएमडीए रिसेप्टर, एंटी एलजी वन हो जाएगा। सो इंसेफेलाइटिस के साइंस एंड सिम्टम आते हैं जब फैटिग है, हेडेक है, हाई फीवर है, नेक स्टिफनेस है, कंफ्यूजन आएगा, ड्रॉसीनेस आएगा, मेमोरी इशू में भूलने लगेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, स्पीच इशू आएगा, पर्सनालिटी चेंज होगा, वीकनेस इन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड सीजर्स। These are the sign and symptoms. Next news about the Jawaharlal Nehru private papers. Jawaharlal Nehru Private Papers, Prime Minister Museum and Library Society, Prime Minister Museum and Library Society एक लीगल एक्शन ले रहा है जो रिक्लेम कर रहा है प्राइवेट पेपर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। किससे लेने की कोशिश कर रहा है? सोनिया गांधी से। सो एजीएम जो चेयर कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पेपर जो है जवाहरलाल नेहरू के, ये नेशनल ट्रेजर है, नेशनल संपत्ति है। सो दिस पेपर इनिशियली डोनेटेड टू द म्यूजियम, नेहरू फैमिली ने इसको डोनेट कर दिया था म्यूजियम को। अब बाद में इसे सोनिया गांधी ने ले लिया था, जिसको फिर एजीएम विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्राइंग टू टुक देम इन 2008। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट। एपिडेमिक मीन्स वो जो पर्टिकुलर रीजन में कुछ चीजें जो होती है। सो इंडिया एक इमर्ज हो रहा है, एक डेवलप हो रहा है लीडर इन टोबैको कंट्रोल में, तंबाकू के कंट्रोल में। और इसको ब्रॉट इनटू लाइट किसने लाया है? इट इज ब्रॉट इनटू लाइट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि इंडिया एक इमर्ज हो जाए एज ए लीडर इन टोबैको कंट्रोल। Epidemic means it's a rapid spread of disease within a specific area of population. उस स्पेसिफिक एरिया में कुछ चीजें होती है, उसको एपिडेमिक हम बोलते हैं, एपिडेमिक। सो इंडिया पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूव हो रहा है। इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट के अनुसार ये इसमें WHO एम पावर फ्रेमवर्क आउटलाइन कर रहा है 6 एसेंशियल मेजर टू कॉम्बैट टू फाइट टोबैको यूज, टू रिड्यूस करे तंबाकू के सेवन को। सो इंडिया नोटेबल प्रोग्रेस कर रहा है इन सेवरल ऑफ दिस एरिया, और इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है पीपल को फ्रॉम टोबैको स्मोक, ऑफरिंग हेल्प टू क्विट, उसको छोड़ो, वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ टोबैको, इन्फोर्सिंग बैन्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड रेजिंग टैक्सेस ऑन टोबैको। टैक्स को बढ़ा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हेल्थ, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सो इंडिया इमर्ज हो रहा है, डेवलप हो रहा है एज ए लीडर इन टोबैको कंट्रोल। नेक्स्ट न्यूज है इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट विथ पाकिस्तान। इंडस वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके साथ वाद विवाद चल रहा है पाकिस्तान के साथ। ये इंडिया रिक्वेस्टेड ए पॉज इन प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द रैचल एंड किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर डिस्प्यूट विथ पाकिस्तान।
दो प्रोजेक्ट है, रैचल एंड किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि डिस्प्यूट चल रहा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, इंडिया का। सो इस रिक्वेस्ट को मेड टू माइकलिनो, माइकलिनो ने रिक्वेस्ट किया है। माइकलिनो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक ने उसे अपॉइंट किया है, कि इस माइकलिनो को अपॉइंट किया है कि इस डिस्प्यूट को, इस वाद विवाद को देखे और इसको सॉल्व करे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू प्लेस द इंडिस वाटर ट्रीटी IWT इन एबियंस, उसको उस गवर्नमेंट इंडिया ने डिसीजन किया कि इंडिस वाटर ट्रीटी को में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो वाद विवाद चल रहा है, उसको थोड़ा देर के लिए रोका जाए। इससे क्या टेंशन और बढ़ गया। So the IWT governs water sharing from Indus River system, which is vital. जो IWT ने बताया कि वाटर शेयरिंग जो इंडस रिवर सिस्टम से, वो इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। सो रैटल एंड किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में। सो पाकिस्तान ये एलिज कर रहा है, ये दबाव डाल रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स वायलेट कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को, और पर्टिकुलरली कंसर्निंग मिनिमम वाटर फ्लो रिक्वायरमेंट्स, कम पानी दिया जा रहा है। सो इंडिया इस पे अर्ज कर रहा है ये दैट द प्रोजेक्ट कंफर्म टू द ट्रीटीज स्टिपुलेशन। सो ये डिस्प्यूट क्या है, चल रहा है लगभग 2022 से चल रहा है, और इसको सॉल्व, इस लीनो जो है, जिसको माइकल लीनो ने, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस विवाद को कम किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज SDG रैंकिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग इन 2025। This ranking is a part of Sustainable Development Project, which evaluates the progress of nation in achieving the 17 Sustainable Development established in 2015. जो 17 Sustainable Development Goal है, सो इंडिया की रैंकिंग कहाँ हो रही है, जो कि इवेल्युएट्स कर रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है। सो इंडिया की रैंकिंग 99 आई है, और कंट्रीज टोटल कितने हैं, 193 कंट्रीज, और इंडिया की पॉइंट स्कोर कितना क्या है, 67 पॉइंट्स। सो एक नोटेबल रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और 2025 रिपोर्ट, इंडिया का पोजीशन है 99 इन 193 कंट्री, ट्रेलिंग बिहाइंड चाइना 49th में है, और यूनाइटेड स्टेट क्या है, 44 में है। सो अमोंग साउथ एशियन कंट्री, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, विथ भूटान की रैंकिंग 74 है। सी ये दिस द रिपोर्ट्स मार्क्स दैट यूरोपियन नेशन, पर्टिकुलरली द नॉर्डिक कंट्रीज, जो नॉर्डिक कंट्रीज है वो टॉप स्पॉट्स में है। और फिनलैंड जो है इंडिया सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में फिनलैंड नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 1 पे है। इंडिया 193 रैंकिंग, 193 कंट्री में 99 रैंकिंग में है। फिनलैंड नंबर 1 में है, चाइना 49 में है, यूनाइटेड स्टेट 44 में है। सो इंडिया की रैंकिंग डिफरेंट इंडेक्सेस 225 की हाइलाइट्स क्या क्या है। सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस में अगर हम पूरा इंडिया की रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स में देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ICT एक्सपोर्ट्स, मिलिट्री में, इकोनॉमिक साइज में, प्रेस फ्रीडम में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली है। फर्स्ट इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है, फर्स्ट इन ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स में है। सो इंडिया रैंक करता है 63rd इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 85 है करप्शन परसेप्शन में, 40th है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में। इनोवेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया लीड करता है, ICT एक्सपोर्ट्स को रैंक करता है 35 इन AI रेडीनेस। फोर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में, सेवेंथ है इनटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में। एजुकेशन एंड रिसर्च में IIT बॉम्बे 220 पोजीशन में, IISc बैंगलोर 201 पोजीशन में है। ओवरऑल इंडिया का फिफ्थ है रिसर्च आउटपुट वर्ल्ड वाइड रिसर्च में। सो इंडियाज यूनिवर्सिटी रैंक है ग्लोबली 13th है फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, फॉर जॉब देने के लिए, वो है IIT बॉम्बे। देन मिलिट्री एंड डिफेंस में फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्लोबली है इंडिया, पूरा वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन रखता है मिलिट्री में। थर्ड है वर्ल्ड एयर पावर में, फोर्थ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, डिफेंस स्पेंडिंग रैंक में थर्ड है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में सेवेंथ है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल में 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल, 107 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है,
126 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। जेंडर इक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में, असमानता में 122nd है। रैंक 135 इन ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 है। और 142 रैंकिंग ग्लोबली उसका प्रेस फ्रीडम में है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में ग्लोबली 8th है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में, बट पुअर रैंकिंग इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस 168 पोजीशन पे है। और एसडीजी इंडेक्स 120 में है। थर्ड है कार्बन एमिशन में, एंड फिफ्थ इन पुअर एयर क्वालिटी ग्लोबली है। ट्रेवल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 85th है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 31st है। और रोड क्वालिटी में 45 है ग्लोबली। एयरपोर्ट्स जो हैदराबाद और बेंगलुरु का है, रैंक सेकेंड एंड थर्ड इन ग्लोबल परफॉर्मेंस में। हैदराबाद बेंगलोर का एयरपोर्ट्स, हैदराबाद सेकेंड है, बेंगलुरु थर्ड है ग्लोबल परफॉर्मेंस में। सो ये सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड। दिस रैंकिंग आर इम्पोर्टेंट मार्कर्स द डायरेक्ट पॉलिसी चेंजेस एंड डेवलपमेंटल, जो बताता है पॉलिसी चेंजेस को, डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को। 17 डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया प्रोग्रेस टूवर्ड्स एसडीजी 3। इंडिया का प्रोग्रेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड। इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन हेल्थ अंडर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेल्थ सेक्टर में इंडिया ने डेवलपमेंट किया है। और फिर इस गोल का फोकस क्या है कि हेल्दी लाइफ्स हो, और सारे एजेस सभी के लिए ये हेल्दी लाइफ हो, प्रमोट करेगा वेलबींग को। ये रिसेंट रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रहा है इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव सेवरल हेल्थ टारगेट्स। की इंडिकेटर शो कर रहा है देयर इज इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्यूनाइजेशन रेट, वैक्सीनेशन रेट बढ़ रहा है, डिजीज कंट्रोल अच्छा हो रहा है इंडिया में। सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया स्कोर है 52 इन 2018, 77 इन 2023। सो बहुत सारे स्टेट्स है फोर रनर्स इन द हेल्थ आउटकम्स। मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर की, माँ के डेथ रेट डिक्रीज हुआ है 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स जो होते हैं तो डिक्रीज हुआ है। और केरला और तमिलनाडु जो टारगेट ऑफ 70 है, जिसका टारगेट है वो उसने मेट कर लिया है, ऑलरेडी मेट द टारगेट ऑफ 20 बाय मेट द टारगेट ऑफ 2030 का टारगेट था कि 70 मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, तो केरला मदर के मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, तो केरला ने तमिलनाडु ने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है शक्तिपीठ एक्सप्रेस के बारे में। शक्तिपीठ एक्सप्रेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र में आया है, जिसको अप्रूव किया है महाराष्ट्र कैबिनेट ऑन जून 24, 2025, जो कनेक्ट करेगा 12 डिस्ट्रिक्ट को, फ्रॉम पनवार इन वारदा टू पत्रा देवी ऑन द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर में। किस बॉर्डर में? महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर में 12 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा। वो पनवार इन वारदा से पत्रा देवी और महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर में जाएगा। ये प्रोजेक्ट को बजट दिया गया है, और इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फार्मर्स कर रहे हैं, ताकि बिकॉज फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस शक्तिपीठ एक्सप्रेस इन देयर एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट न्यूज है RBI एजेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर SFBS। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, लोन लेना को, नॉर्म्स को फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। SFB क्या होगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन दिया है, राहत दिया है
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। ये चेंज रिड्यूस द पीएसएल टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। 75% पहले था, अब वो 60% कर दिया। पीएसएल टारगेट को पहले 75% था, अब 60% कर दिया है, जिससे कि ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आई है स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और ये से कि मैनेज कर पाएगा, जो लोन देते हैं वो जल्दी अच्छी तरह से मैनेज हो पाएगा, डाइवर्सिफाई हो पाएगा। और रिलैक्सेशन दिया गया है, अप टू कहाँ तक का लोन को रिलैक्सेशन दिया गया है? अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। सो दिस कैपिटल कैन नाउ बी यूज फॉर लोअर रेटेड रिस्क एंड सिक्योर्ड एसेट्स। ये यूज हो रहा है लोअर रेटेड रिस्क के लिए और सिक्योर्ड एसेट के लिए। नेक्स्ट न्यूज है केरला फर्स्ट स्टॉप ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। केरला क्यों हो रहा है फर्स्ट स्टॉप ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून? उसका रीजन क्या है कि वेस्टर्न घाट है वहां पे, जो कि माउंटेन रेंज है, जो पैरेलल जाता है कोस्ट में, इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके कारण केरला गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, जो पहला साउथ वेस्ट मानसून को क्या करता है, एंटीसिपेट करता है। पहले ही वहां पे साउथ वेस्ट मानसून आती है। सो समर हीट, जब भी समर आएंगी इंडिया में भारत में, जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, तो पूर्वानुमान एंटिसिपेशन कर लिया जाता है कि मानसून का सीजन कब आएगा। तो पहला मानसून कहाँ आता है? केरला में भी साउथ वेस्ट मानसून आएगा। फर्स्ट स्टेट टू एक्सपीरियंस, जिसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। और ये क्रूशियल है क्योंकि ट्रांजिशन होता है बहुत गर्मी के बाद स्कॉर्चिंग समर टू एक कूलर वेटर क्लाइमेट्स। सो केरला स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द केरला साउथ वेस्ट कोस्ट में ऑफ इंडिया में, जो कि इनिशियल रिसिपिएंट होता है मानसून रेन्स का। नेक्स्ट न्यूज है ईरान सस्पेंड कॉपरेशन विथ आईएईए। ईरान सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड अपना कॉपरेशन सहयोग हटा दिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। सस्पेंड इंडिया का ईरान का पार्लियामेंट voted to suspend all cooperation with International Atomic Energy Agency IAEA से। ये डिसीजन तब आया जब मिलिट्री स्ट्राइक हुआ यूनाइटेड स्टेट का एंड इजराइल ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे। जब यूनाइटेड स्टेट ने अटैक किया और इजराइल पे और ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे किया, तो ये क्या क्या इसने इंपॉर्टेंट रूल किया, जिससे कि ईरान ने सस्पेंड कर दिया कॉपरेशन विद आईएईए। ये न्यूज सभी जानते हैं, सभी को पता है कि किसके बीच में क्या लड़ाई हुई है, ईरान एंड इजराइल एंड यूएस ने स्ट्राइक किया, तो इसके कारण ईरान ने सस्पेंड कर दिया कॉपरेशन विद द आईएईए। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट जून 22 जून को 2025 को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स एंड नेवी अटैक 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान एज ए पार्ट ऑफ ईरान इजराइल वार। यूनाइटेड स्टेट ने एयरफोर्स और नेवी अटैक 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान, पार्ट ऑफ ईरान इजराइल, उसमें अटैक किया था। और उसका कोड नेम दिया था यूनाइटेड स्टेट ने जब ईरान पे अटैक किया था, उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसको याद रखना, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। So Iranian official claimed this action violated its sovereignty and brought into light failures in international nuclear oversights. फेल्योर हो गया इंटरनेशनल न्यूक्लियर ओवरसाइट्स, तो इस कारण ईरान ने कॉपरेशन आईएईए से अपना हटा लिया। नेक्स्ट न्यूज है कास्ट सेंसस इन हिमाचल प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ए डिटेल कास्ट सेंसस, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जो स्टार्ट होगा 2026 में। इसका एम है टू कलेक्ट comprehensive data on the caste composition of the state, which has a diverse demographic landscape. Census will start in snow-bound areas before expanding to the rest of the state in 2027. सेंसस स्टार्ट होगा स्नो बाउंड एरिया से, जो एक्सपेंड करेगा रेस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम 2027। ये यूनिक चैलेंजेस होगा ड्यू टू देयर ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन है, मेकिंग अर्ली एन्यूमरेशन एसेंशियल। पहले हिमाचल प्रदेश का एससी एसटी का डाटा है, एंड देन 2011 में सेंसस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कितने इंडिविजुअल्स एसटी है और कितने स्टेट ट्राइब्स है, वो पहले कब हुआ था? 2011 में। सो कास्ट सेंसस हिमाचल प्रदेश में होगा, जो बिगिन होगा 2026 में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है।
Now, new gecko species discovered in Konur Hills. New gecko species discovered हुआ कोनूर हिल्स में. ये रिसर्चर ने बताया है कि डिस्कवरी ऑफ नया स्पीसीज हुआ है, जेको स्पीसीज, जिसका नाम है ड्रेविडो जेको कोनूर. ये कहाँ मिला है? तमिलनाडु के नीलगिरीज में. तमिलनाडु नीलगिरीज में. ये बताता है कि बायोडाइवर्सिटी कई तरह की डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स विच इज ए हॉट स्पॉट फॉर एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज वो है जो इंसान जो स्पीसीज इंडेंजर्ड हो रहे हैं उसको हॉट स्पॉट कहते हैं. सो द डिस्कवरी पब्लिश हुआ जिस जर्नल में, उसको बायोनोमिया कहते हैं. याद रखना है, ये जो डिस्कवरी पब्लिश हुआ उस जर्नल का नाम है बायोनोमिया, और वो डिस्कवर्ड हुआ है नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु में. ये इसने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, जो कि हॉटस्पॉट है इंडेमिक स्पीसीज का. और इसने बताया है रिवील्ड 8 अदर स्पीसीज ऑफ ड्रेविडोजेको, ब्रिंगिंग द टोटल टू 9 स्पीसीज. 9 स्पीसीज हो गए. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, फ्लोरा फौना पाए जाते हैं और वो खतरे में है. दैट इज नोन एज ए हॉटस्पॉट. सो दूसरे शब्दों में ऐसे क्षेत्र जहाँ उच्च स्तर की जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ फ्लोरा फौना का नुकसान हो रहा है, दैट इज नोन एज अ हॉट स्पॉट. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट वन, दैट इंडेमिक स्पीसीज, दैट इंडेंजर्ड स्पीसीज. नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई रेट कट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मॉनिटरी पॉलिसी चेंजेस किया है जून 2025 में, जो कि एक सरप्राइज किया मेनी इकोनॉमिस्ट को. रेपो रेट रिड्यूस किया, कट किया बाय 50 बेसिस पॉइंट्स में. कैश रिजर्व रेशियो बाय 100 बेसिस पॉइंट्स. ये shift from an accommodative to a neutral stance raise question about the necessity of such aggressive action. So despite indicators showing stable economic growth, इंडिकेटर्स बता रहे कि इंडिया का स्टेबल एक स्थिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. आरबीआई ने हेल्प किया स्टिमुलेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज. ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, अस्थिरता है विश्व का, तो इस बीच में आरबीआई ने हेल्प किया है इन्वेस्टमेंट करने से. ये न्यूज मैंने पहले भी फर्स्ट सीरीज में बता दिया है. नेक्स्ट है 93, दैट इज नेक्स्ट न्यूज है रिकॉर्ड फॉरेस्ट फायर्स इन ब्राजील ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. रिकॉर्ड हुआ है फॉरेस्ट फायर ब्राजील में, जो कि बहुत ही हार्मफुल था, क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है. ब्राजील एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड इन फॉरेस्ट फायर्स प्राइमरली ड्रिवन बाय बिकॉज ऑफ. किस कारण हुआ है? क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है. ये द फायर एनुअल रिपोर्ट किसने दिया है? दैट इज ए मैप बायोम्स. उसने बताया है कि 30.87 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ विल्डरनेस मींस फॉरेस्ट वेर लॉस्ट टू फायर्स. इतने लॉस हुए फॉरेस्ट को, और जिससे कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एवरेजेस मार्किंग राइज फ्रॉम हिस्टोरिकल एवरेजेस, इतने लॉस हुए हैं. सो दिस अलार्मिंग ट्रेंड मार्क्स द अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव फायर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन. सो इससे ये अर्जेंट नीड बन गया है कि अगर फॉरेस्ट में फायर लगता है तो इफेक्टिव फायर मैनेजमेंट हो और क्लाइमेट एक्शन को हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे काम करें. Next news is deep sea mining. Recent studies have raised alarms about the potential effect of deep sea mining on marine ecosystem. Recent study ने एक raised alarm किया है, बताया है कि potential जो effect हो रहा है वो deep sea mining, जब हम deep sea mining कर रहे हैं, समुद्र तल की माइनिंग कर रहे हैं, तो मैराइन इकोसिस्टम में वहां के फ्लोरा फौना को इफेक्ट कर रहा है. तो मेटल कंपनी जो है कैनेडियन फर्म है, एक मेटल कंपनी कैनेडियन फर्म है, उसने परमिट लिया टू माइन द पैसिफिक सीबेड. किसने परमिशन लिया है? किसकी माइनिंग करेंगे? पैसिफिक सीबेड का, समुद्र तल का. सो दिस एरिया नोन एज ए क्लैरियन क्लिप्टन जोन. उस एरिया को हम क्या कहते हैं जिसने उसने मेटल कंपनी कैनेडियन फर्म ने परमिशन लिया है पैसिफिक सीबेड में माइनिंग करने के लिए, वो एरिया को कहते हैं क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. जो इम्पोर्टेंट कई रिसोर्सेस है सी के अंदर, समुद्र तल के अंदर, जो रिसोर्सेज जो कि ग्रीन ट्रांजिशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा.
इस रिसर्च कह रहे हैं कि मराइन लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि सेटेशियन लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन इफेक्टेड हो रहे हैं। सो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीडिटेड सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग उन्होंने दिया है अंडर द डीप सी बिल्ड हार्ड मिनरल रिसोर्स एक्ट के मुताबिक। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइसेंस दिया है, और वो लाइसेंस दिया है डीप सी बिल्ड हार्ड मिनरल रिसोर्स एक्ट के मुताबिक के अंतर्गत। This act allows the United States to pursue seabed mining seabed की माइनिंग कर सके despite not being a signatory to the United Nations Convention on the Law of the Sea। डोनाल्ड ट्रम्प ने अलाउ किया है यूनाइटेड स्टेट को कि सीबेड की माइनिंग किया जाए, जबकि उसे सिग्नेटरी नहीं मिला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी से, UNCLOS से। So the ISA is currently working on a mining code to regulate this activity। ISA इस पे काम कर रहा है कि रेगुलेट को। नेक्स्ट न्यूज है अंबुबाची महायोग। अंबुबाची महायोग गुवाहाटी में होता है, एनुअल फेस्टिवल है जो कामाख्या टेम्पल में होता है। ये हमेशा हिंदू के आषाढ़ महीने में होता है, जो कि जून और जुलाई के महीने में पड़ता है। टू ऑनर द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय गॉडेस कामाख्या। देवी का नाम है गॉडेस कामाख्या। और इस समय में टेम्पल 3 दिन के लिए बंद रहता है। और रीजन है गॉडेस का एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सिंबलाइज करेगा फर्टिलिटी को, क्रिएशन को एंड साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ को। सो ये अंबुबाची महायोग मनाया जाता है गुवाहाटी में। गॉडेस सेकुलेशन को सिंबलाइज करता है। गॉडेस उस 3 दिन के लिए टेम्पल बंद रहती है और अलग सेकुलेशन सिक्लूडेड रहती है, अलग रहती है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है बना खाचरला रिजर्वर कंट्रोवर्सी। बना खाचरला रिजर्वर कंट्रोवर्सी, ये बनका चेरला रिजर्वर प्रोजेक्ट, बंका चेरला Reservoir project has ignited a fierce political debate between तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसे एक बहुत ही ज्वलंत पॉलिटिकल डिबेट हुआ है, किसके बीच में? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। रीजन क्या है? बना कचरेला रिजर्वर प्रोजेक्ट। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज चैलेंज, जिसने चैलेंज किया है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने चैलेंज किया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को to publicly debate करे about the implication of this बंका चेरला रिजर्वर कंट्रोवर्सी पे। प्रोजेक्ट का एम है कि एड्रेस करे सूखा जो है आंध्र प्रदेश रायलसीमा रीजन में आया है, और बहुत सारे कंसर्न आया, जिससे कि तेलंगाना बट रेजेस कंसर्न फॉर तेलंगाना रिगार्डिंग वाटर राइट्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जो तेलंगाना का वाटर राइट्स है, रिसोर्स मैनेजमेंट का राइट है, उस पर भी कंसर्न आया। तो बनकचरेला रिजर्वर प्रोजेक्ट का मेन एम है, प्रोजेक्ट डिजाइन ही हुआ है कि ट्रांसफॉर्म करे ड्रोन प्रोन रायलसीमा रीजन इनटू फर्टाइल लैंड। बनकचरेला रिजर्वर प्रोजेक्ट जो है उसका मेन एम है कि ट्रांसफॉर्म करे, जहां सूखा पड़ा है वो रीजन क्या है? रायलसीमा रीजन, उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करे पानी दे करके। So it involves enhancing the capacity of Polavaram right main canal and the Tatipudi lift irrigation scheme। So इसे enhance किया गया, इसको improve किया गया capacity of कैनाल को। कैनाल का नाम है पोलावरम राइट मैन कैनाल, और जो इरिगेशन सिंचाई का जो स्कीम है उसका नाम है ततीपुड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। ये प्रोजेक्ट प्रपोजेस करता है, ये प्रोजेक्ट बंचकलेरा रिजर्वर प्रोजेक्ट लिंक करता है गोदावरी रिवर विद द कृष्णा रिवर। किससे? गोदावरी रिवर को कृष्णा रिवर से जोड़ता है। नेक्स्ट न्यूज है रिसेंट डिक्लाइन इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। रिसेंट डिक्लाइन हो गया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से। ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हो गया 9% ड्यू टू स्टेबलाइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड एश्योरेंस ऑफ अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई। जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ और अनइंटरप्टेड, जिससे कि ऑयल सप्लाई इफेक्ट हुआ है। ब्रेन क्रूड बेंचमार्क फेल कर गया $67.44 पर बैरल। ये एट्रीब्यूट वो किस करके? ईरान ने ये डिसीजन लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री के अगेंस्ट एक्शन ले, और विदाउट डिसरप्टिंग वाइटल ऑयल रूट्स।
यूनाइटेड स्टेट, ईरान ने ये डिसीजन लिया टू रिटेलिएट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेसेस, जब अटैक हुई तो यूनाइटेड स्टेट की, तो द शिफ्ट इज प्राइमरली एट्रिब्यूटेड टू ईरान्स डिसीजन टू रिटेलिएट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेसेस विदाउट डिसरप्टिंग वाइटल ऑयल रूट्स। ईरान ने क्या क्या ये डिसीजन लिया कि रिटेलिएट करे, रोक दे यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेसिस में, और उसने दूसरे वाइटल इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स को नहीं डिस्टर्ब किया। सो जो की फैक्टर्स है जिससे ऑयल प्राइस ग्लोबली वर्ल्ड में ड्रॉप हो गया, इंक्लूड किया है इसमें। रीजन क्या है? ईरान मिलिट्री एक्शन। ईरान की मिलिट्री एक्शन किस पे हुआ? फोकस हुआ है यूनाइटेड स्टेट बेसिस पे ना, rather than ऑयल सप्लाई रूट्स में। दूसरे ऑयल सप्लाई रूट्स को इसने डिस्टर्ब नहीं किया है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो स्ट्रेट है बिटवीन द पर्सियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ये इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट्स को। ये खुला हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। Military targets are prioritized over oil disruption. This has alleviated increased fears of supply shortage. इससे fear of supply shortage कम हो सकती है, ये डर हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है न्यूज है सलखान फॉजिल पार्क। सलखान फॉजिल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, जिसको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। सो सहलकन फॉजिल पार्क विच जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये पार्क जाना जाता है एंशियंट पुराने ओल्ड फोसिल्स के लिए, जिसकी लाइफ है 1.4 बिलियन ईयर्स एगो। सो ये इनहेंस करेगा उत्तर प्रदेश के प्रोफाइल को इन जियोलॉजिकल एंड प्लांटोलॉजिकल टूरिज्म। प्लांटोलॉजिकल मीन स्टडी ऑफ उसके पास्ट को जानने में मदद मिलेगी। जियोलॉजिकल टूरिज्म बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में, टूरिज्म बढ़ेगा। सालखन फॉसिल फॉर्क इज होम टू स्टोमेटोलाइट्स। वहां स्टोमेटाइज एक सेडिमेंट्री लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, और लेयर सेडिमेंट्री रॉक बनता है साइनोबैक्टीरिया से, जो कि इंपॉर्टेंट रोल, ये स्ट्रोमेटोलाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के पहले के बायोस्फीयर के लिए। और ये स्टोमेटोलाइट्स found here are older than many all known sites such as सार्क बे इन ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही पुराना है, ये उससे भी पुराना है जो कि ऑस्ट्रेलिया के सार्क बे से। सो इस सालकन फॉसिल फॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो गया टू जान सके अर्ली लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के पुराने लाइफ को, पहले के लाइफ को जान सके। नेक्स्ट न्यूज है टॉम ऑफ हजरत से मोहम्मद गौस। Recent ruling by Madhya Pradesh High Court has reaffirmed the protection of the tomb of Sufi Sant Hajat Sheikh Mohammad Ghaus in Gwalior. Recent ruling by Madhya Pradesh High Court ने ये reaffirm किया है कि जो टॉम्ब है उस सूफी संत हजरत शेख का, उसको ग्वालियर में है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक हिस्टोरिकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये कोर्ट द कोर्ट रिजेक्टेड ए प्ली फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट द हिस्टोरिकल साइट। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये प्लिया को, जो दिया गया कि उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस किया जाए इस टॉम्ब पे, हजरत शेख मोहम्मद गौस के टॉम्ब पे। उसके लिए कोर्ट ने उस याचना को रिजेक्ट कर दिया। सो ये मॉन्यूमेंट जो है टॉम ऑफ हजरत शेख मोहम्मद गौस, ये जो मॉन्यूमेंट है ग्वालियर में, ये बेरियल साइट उनकी दफनाने का अवस्था सैंत का ही नहीं है। ये हाउस है किसका? ग्रेव ऑफ तानसेन। तानसेन का भी ग्रेव है, जो कि बहुत ही पुराना म्यूजिशियन है, रेपुटेड रिनोइंड म्यूजिशियन है। किसका? इम्पेरर अकबर के कोर्ट का जो तानसेन म्यूजिशियन था। सो ये इस बोरियल साइट किसका भी, हाउस ऑफ द ग्रेव किसका भी है? तानसेन का। सो कोर्ट एम्फसाइज किया है तो इसको इस टॉम को प्रिजर्व किया जाए, इसकी पवित्रता को मेंटेन किया जाए नेशनल हेरिटेज के लिए, और यहाँ कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं हो। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन इंडिया। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन इंडिया का एम है कि इनहेंस करे, इम्प्रूव करे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया।
Union Cabinet of India approved the establishment of region wing of Peru-based International Potato Center in Agra, उत्तर प्रदेश. यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया जिसमें स्थापना किया है रीजनल विंग ऑफ पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर. वो कहाँ है? CIP आगरा उत्तर प्रदेश में है. और न्यू सेंटर जिसका नाम है CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर CSARC, ये फार्मर्स सर्व करेगा फार्मर्स इंडिया के और नेबरिंग अगल बगल की कंट्रीज को, जिससे कि फूड सिक्योरिटी हो और फूड का प्रोडक्शन बढ़े. सो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पहली बार फाउंड हुआ था 1971 में. इसका हेडक्वार्टर है लीमा पेरू में, जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड अदर रूट क्रॉप्स के लिए. सो CIP हैज बीन ऑपरेशनल इन इंडिया. कब से ये ऑपरेशन हुआ? 1975 से हो रहा है और ये कोलैबोरेट कर रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से, ICAR. Next use is tiger conservation efforts outside reserves. Tiger conservation efforts outside reserve. Increasing human tiger conflicts in India have promoted the Union Environment Ministry to initiate a pilot scheme aimed at managing these challenges. ह्यूमन और टाइगर विवाद बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहा है, तो इससे क्या यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक पायलट स्कीम दिया है जो कि इस ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, जिससे कि मॉनिटर हो और टाइगर मॉनिटर हो, उस टाइगर की प्रोटेक्शन हो, टाइगर रिजर्व बने. और नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी CAMPA ने अप्रूव किया, फंडिंग इसके लिए फंड दिया है, जो फोकस करेगा 80 फॉरेस्ट डिवीजन अक्रॉस 10 स्टेट्स, जो कि टाइगर कंजर्वेशन में, टाइगर को प्रोटेक्ट करने में 80 फॉरेस्ट डिवीजन 10 स्टेट में होगा. सो पायलट स्कीम को अप्रूव किया है CAMPA एग्जीक्यूटिव कमिटी ने, जो कि ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा. और इस इनिशिएटिव को डिस्कस किया जाएगा ड्यूरिंग द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग में, जिसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और इसमें फंड दिया जाएगा 88 करोड़ जिससे कि लगभग 2026-27 में, जिससे कि टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए और इस कॉन्फ्लिक्ट को, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए. नेक्स्ट न्यूज है कॉर्पोरेट वाइल्ड फ्यूल डिफॉल्टर्स इन इंडिया. विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया. कॉर्पोरेट विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया का मतलब होता है कि जब बोरोवर्स फेल टू रिपे लोन्स, जब जो बोरोवर है जो कर्जा ले रहा है वो अपना लोन को नहीं पे कर पा रहा, रिपे नहीं कर पा रहा है, डिस्पाइट हैविंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू डू सो, उसके पास ये फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि रिपे कर पाए लेकिन वो नहीं कर रहा है, सो इसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं. तो कॉर्पोरेट विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया बढ़ता जा रहा है. द इशू ऑफ विलफुल डिफॉल्ट इन इंडिया हैज एस्केलेटेड, हैज इंक्रीज्ड, बढ़ता जा रहा है. विद 2664 कॉर्पोरेट आइडेंटिफाइड, 2664 कॉर्पोरेट को डिफॉल्टर घोषित किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑफ मार्च 2024. कंपनीज ने बहुत ही चौंका देने वाली लगभग 1,96,481 करोड़ ये डेट लिया है टू द बैंकिंग सेक्टर में, कंपनीज ने लिए हैं इतना बड़ा अमाउंट. और राइज ऑफ नंबर हो रहा है इस विलफुल डिफॉल्टर्स का 2154 इन मार्च से 2664 हो गया 2024. रेजेस, जो कि एक अलार्म दे रहा है, एक रेजिंग अलार्म दे रहा है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रहा है कहाँ पे? इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि ये अपने लोन को कंपनीज रीपे नहीं कर रही है, जबकि इनके पास है फाइनेंशियल कैपेसिटी की पे कर पाए. सो ये इंक्लूड सिचुएशन कर रहा है जहां फंड्स को डाइवर्ट किया जाए फ्रॉम द इंटेंडेड पर्सन. सो RBI ने आउटलाइन दिया कि विलफुल डिफॉल्ट may involve not using borrowed funds for the specific project or misappropriating assets secured against the loan. RBI आउटलाइन ने ये इस आउटलाइन दिया है ये बिल्कुल डिफॉल्टर को, जो कंपनीज है उसको कि इन्वॉल्व करे ये जो फंड को ले रहे हैं, not in using borrowed fund for the specified project, उसके लिए नहीं, और इस पैसे का मिस अप्रोप्रिएट एसेट नहीं करे अगेंस्ट द लोन, उसको मिस अप्रोप्रिएट एसेट में कन्वर्ट नहीं करे.
नेक्स्ट न्यूज है सगरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सगरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है SMFCL, सगरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडिया के मार्केट सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये स्ट्रेंथनिंग कर रहा है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क सपोर्टिंग किसमें, मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मेरीटाइम में समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया है। ये SMFCL एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एंड NBFC जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एड्रेस करेगा फाइनेंशियल गैप इन द इंडस्ट्रीज में, जो एड्रेस करेगा जो फाइनेंशियल गैप आ रही इंडस्ट्रीज में आ रही है। दिस मूव अलाइन विद द ब्रॉडर विजन ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल मेरीटाइम पावर। भाई ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया को ग्लोबल मेरीटाइम पावर बनाया जाए बाय द ईयर 2047। सो SMFCL का एम ही है कि इम्पावर करे कुछ स्टेक होल्डर्स को, कहाँ पे, मेरी टाइम सेक्टर में, और उसके लिए उसको प्रोवाइड किया जा रहा है फाइनेंशियल सॉल्यूशन को, आर्थिक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है पोर्ट अथॉरिटीज को, शिपिंग कंपनीज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, MSMEs को, स्टार्टअप्स को, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जिससे कि ग्लोबल मेरीटाइम पावर इंडिया का इंप्रूव हो। ये इनिशिएटिव है, पार्ट है मेरीटाइम अमृत काल विजन 2047। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है। ये किसका इनिशिएटिव है, सगरमाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेरीटाइम अमृत काल विजन, मेरीटाइम अमृत काल विजन 2047 तक, जिससे कि इंडिया की स्टैंडिंग नोटेबल इंप्रूवमेंट हो ग्लोबल मेरीटाइम अफेयर्स में। नेक्स्ट न्यूज है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे उसकी सिक्योरिटी बढ़े, उसकी कनेक्टिविटी बढ़े उस रीजन में। और टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट को दिया गया 10,637 करोड़। और इसमें 4 प्रोजेक्ट्स है, जो 4 प्रोजेक्ट्स का नाम है पीर की गली टनल, संधना टनल, जचनार सोफियन रोड, थ्रेगाम चैमकोट रोड। सो ये सारे मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे इस रीजन का, पर्टिकुलरली इन बॉर्डर एरियाज। नेक्स्ट न्यूज है लीगल बैटल्स ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट इश्यूज। लीगल बैटल चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिसेंट डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट ने शो किया कि देयर इज ए ऑनगोइंग लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज में और कॉपीराइट होल्डर्स में। Federal judge ruled that Anthropic's use of copyrights book for training its AI system was protected under fair use। फेडरल जज रूल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो एंथ्रोपिक यूज कॉपीराइट बुक्स फॉर ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कर रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम को, प्रोटेक्ट किया जाता था अंडर फेयर यूज, जबकि कंपनियां ब्रीच ऑफ कॉपीराइट लॉ को फॉलो करती थी फॉर स्टोरिंग पायरेटेड कॉपीज ऑफ मिलियन कॉपीज ऑफ पायरेटेड कॉपी बनते थे। जो ये केस एग्जिम्प्लीफाई कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ कॉपीराइट लॉ एज इट अप्लाइज टू एआई टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप कॉपीराइट लॉ है जो कि एआई टेक्नोलॉजी पे लग रही है। सो इससे इंडिकेट हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was to create new content। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया कंटेंट बनाए, ये नहीं कि किसी का दूसरे के कंटेंट को रेप्लिकेट करे, कॉपी करे। सो इसके लिए लीगल बैटल्स चल रहा है ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंड कॉपीराइट होल्डर्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पस वाज टू क्रिएट न्यू कंटेंट, नया कंटेंट बनाए, rather than replicate existing works। पुराने वर्क को रेप्लिकेट नहीं करे, कॉपी नहीं करे। नेक्स्ट न्यूज है बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार इज सेट टू बिकम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया टू स्टेब्लिश ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक स्टेट बना इंडिया का, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश हो रहा है। और ये इनिशिएटिव है पार्ट ऑफ द कंट्रीज न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ये किसका पार्ट है, कंट्रीज का, इंडिया का न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत है, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन एम करेगा कि
क्लीन एंड रिलायबल न्यूक्लियर पावर अक्रॉस इंडिया हो, क्लीन और रिलायबल न्यूक्लियर पावर अक्रॉस इंडिया हो। गवर्नमेंट ने इसके लिए 20,000 करोड़ दिया इस मिशन के लिए इन द यूनियन बजट फॉर 2025-26 में। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट वन न्यूक्लियर पावर प्लांट हर स्टेट में होना चाहिए, जिससे कि एनर्जी सिक्योरिटी हो, क्योंकि डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार जो यूज रिएक्टर टेक्नोलॉजी यूज करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार का यूज करेगा स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, जो कि मोर फ्लेक्सिबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता होगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल रिएक्टर से। सो इसमें स्मॉल ग्रिड्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि सेफर होगा, क्योंकि इसके डिजाइन क्या होंगे, एडवांस होंगे, जिससे कि फ्यूचर ऑफ क्लीन सेफर न्यूक्लियर एनर्जी होगा, जिससे सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट न्यूज है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत रिसेंटली सर्च हैज रिसेंटली इंक्रीज इन अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया। केरला में ये नोटिस किया गया है, उसकी अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में लेप्टोस्पाइरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि ओवर द पास्ट 3 वीक्स 5 डेथ हो गए हैं और 65 कंफर्म केसेस आए हैं ये लेप्टोस्पाइरोसिस का। और इसका रीजन है वन सेट ऑफ द मानसून सीजन आने के कारण ये प्रॉब्लम आया है। और इस तरह से हमें जूनोटिक डिजीज पे केयर लेना चाहिए हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक। ये कॉज होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पीरा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लेप्टोस्पिरोसिस। ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन से जब अब गंदा पानी है, कंटामिनेटेड सॉइल है, या एनिमल के यूरिन से। यह ट्रॉपिकल रीजन में, ये ज्यादा उस रीजन में होता है जहां बहुत हाई रेनफॉल होगा। सिम्टम माइल्ड फ्लू से सीवियर कॉम्प्लिकेशन। सो लेप्टोस्पाइरोसिस देखा गया केरला में। नेक्स्ट न्यूज है मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सी टर्टल कंजर्वेशन। Recent studies show critical challenges in marine conservation, particularly regarding sea turtles. Marine को समुद्री चीजों को कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और स्पेशली सी टर्टल्स को। ए नेशन स्ट्राइव प्रोग्रेस टू अचीव 30 to 30 गोल ऑफ कन्नी मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये गोल है किसका है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि इविडेंट है करंट मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया में नॉट सफिस को, ये इसमें मेराइन एरिया प्रोटेक्टेड एरिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो 23% ऑफ सी टर्टल हॉटस्पॉट आर, 23% का सी टर्टल हॉटस्पॉट कहाँ पे है, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज में, और जिसमें मेरली 3% ऑफ दिस 3% एरिया इफेक्टिवली मैनेज होता है, अच्छी तरह से मैनेज होता है 23% में, 3% ही। सो ये रेजेस कंसर्न कर रहा है कि कंजर्वेशन हो इन मेराइन स्पीशीज का इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, चाहे जो भी क्लाइमेट चेंज हो। सो 13 to 30 टारगेट एम्स कर टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ मेराइन इन्वायरमेंट, कब तक, बाई 2030। 30-30 टारगेट एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ मेराइन इन्वायरमेंट बाई 2030। सो 30-30-30 ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्ट करे बायोडाइवर्सिटी को और रिड्यूस करे क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को, मेराइन पे इफेक्ट नहीं हो। सो करंट कवरिंग जो एमपीए का है प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 3% ऑफ एरिया ही इफेक्टिवली मैनेज हो पा रहा है, और इसमें स्पेशली टर्टन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है यूएन80 इनिशिएटिव। यूएन80 इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा यूनाइटेड नेशन इफेक्टिवनेस एंड राइजिंग ग्लोबल चैलेंजेस को स्ट्रेंथनिंग करेगा कि किस क्यों हो रहा है, ग्लोबल चैलेंजेस क्यों आ रही है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों इस इश्यूज को, क्यों इनइक्वालिटी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसके लिए यूएन80 इनिशिएटिव लिया गया है। इट ऑल्सो एड्रेस द नीड for reform due to budget constraint and political division among, इसके लिए रिफॉर्म किया जाए, कुछ चेंजेस किया जाए, और अगर बजट कांस्टेंट हो रहा तो बजट दिया जाए, पॉलिटिकल डिवीजन हो
और उसके 3 की वर्क स्ट्रीम क्या होगा? आइडेंटिफाइंग इफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट्स अंडर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मैंडेट्स गिवन बाय मेंबर स्टेट्स, considering the need for structural changes and program realignment across the United Nations system. So UN80 इनिशिएटिव इम्पोर्टेंट है, जो कि इंश्योर करेगा, जो विश्वास दिलाएगा यूनाइटेड स्टेट को ए रिलेवेंट एंड इफेक्टिव फोर्स जो एड्रेस करे, जो कि वर्ल्ड में ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं उसको वो मदद करेगा, फेस करेगा और उसको एड्रेस करेगा, उसको फेस करने में कैपेबल हो पाएगा ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को इक्विप किया जाएगा, टूल्स दी जाएगी, कैपेसिटी दी जाएगी, मदद किया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज को जो से प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, इनइक्वलिटी हो रही है या रैपिड टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रहा है, ये सारी इस विश्व को यूएनएटी इनिशिएटिव देखेगा। नेक्स्ट है कीमोथेरापी ड्रग क्वालिटी रिस्क क्राइसिस एक्सपोजेस ग्लोबल हेल्थ रिस्क। ये न्यूज मैंने अपनी करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में बता दिया है। सो कीमोथेरापी ड्रग्स किसके लिए होता है? ट्रीटमेंट कैंसर के लिए। तो इसके जो इसका टेस्टिंग किया गया है तो वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे कि कैंसर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है। जियोपर्डाइजिंग द हेल्थ ऑफ कैंसर पेशेंट इन ओवर 100 कंट्रीज, वो जियोपर्डाइज कर रहा है, उसके डेंजर में ला रहा है हेल्थ ऑफ कैंसर पेशेंट, क्योंकि कीमोथेरेपिक मेडिकेशन जो मेडिसिन है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल कर रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज ये है। नेक्स्ट न्यूज इज स्किल्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट। स्किल फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट्स जिसमें है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्कोप, जिसमें कि जो रिपोर्ट स्किल फॉर द फ्यूचर क्या है? ट्रांसफॉर्म करना इंडियाज के वर्कफोर्स लैंडस्कोप को रिलीज किया गया था। ये रिपोर्ट डेवलप किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, फोकस करा है इंडिया के स्किल लैंडस्केप को। ये इम्पोर्टेंस ये मार्क करेगा कि इम्पोर्टेंस हो एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग हो विथ इंडस्ट्री नीड्स। एजुकेशन दिया जाए, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाए विद अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री नीड्स। ये स्किल फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट डाटा दिया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस सर्वे को, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया है एजुकेशन अटेनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक व्यापक एनालिसिस दिया है कि एजुकेशन जो बच्चों को मिल रही है, जो सभी को मिल रही है, और ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कितने ऑक्यूपेशन मिल पा रहे हैं। सो इसी 88% ऑफ द वर्कफोर्स इज इंगेज किसमें है? लो कॉम्पिटेंसी जॉब में। 88% ऑफ पीपल इंगेज है, लोग इंगेज है लो कॉम्पिटेंसी जॉब में। जो लो कॉम्पिटेंट जॉब में 88% पीपल इन्वॉल्व है, और 10 to 12% हाई कॉम्पिटेंट रोल्स में इन्वॉल्व है। only 10 to 12% पीपल लोग इन्वॉल्व है हाई कॉम्पिटेंसी रोल में, 88% लगभग इन्वॉल्व है लो कॉम्पिटेंट जॉब में। तो ये डिफरेंसेस है, ये डिस्पैरिटी है जो गैप बता रहा है स्किल में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। लोगों में जो स्किल है और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसकी अपॉर्चुनिटी में गैप बता रहा है। तो ये अंडरस्टैंड है कि करंट स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को जाना जाए, स्किल फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट दिया गया। नेक्स्ट न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द हेल्थ, राइजिंग टू डायबिटीज अमोंग यंग एडल्ट्स। टाइप 2 डायबिटीज यंग एडल्ट्स के बीच बढ़ता जा रहा है। ये इंक्रीजिंग अलार्मिंग है अमोंग इंडिविजुअल्स अंडर 40, 40 साल के अंदर के लोगों के बीच में टाइप 2 डायबिटीज बढ़ते जा रहा है, और रेट एक्सीड कर रहा है 15%। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में तो इसका रेट 15% से भी ज्यादा हो गया है। This shift marks change from the past when the condition was primarily associated with older adults. ये बिल्कुल शिफ्ट चेंज कर दिया। पहले तो ये सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स को होते थे, लेकिन अब 40 के नीचे लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज होने लगा, जो कि सीरियस हेल्थ रिस्क है और ये ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। सो टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं और इन कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, या पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन एडिक्वेट नहीं, प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पा रहा है। और ये कारण होता है टाइप 2 डायबिटीज का सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठ के काम करना और मोटापा होना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो ऑटोम्यून है,
ऑटोइम्यून है, हेरिडिटरी है। टाइप 2 डायबिटीज कैन ऑफन बी प्रिवलेंज और मैनेज थ्रू लाइफ स्टाइल। टाइप 2 डायबिटीज को आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2013 to 2021 the prevalence of type 2 diabetes in adults age 20 to 39 rose from 2.9% to 3.8%. So 2013 से 2021 तक टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट में जो एज है 20 टू 39 का एज के एडल्ट में इंक्रीज हो गया। 2.9% था, अब 3.8% आ गया, इंक्रीज होते जा रहा है। सो जिससे कि इंक्रीज हो गया 63 मिलियन से 260 मिलियन इंडिविजुअल टाइप 2 डायबिटीज से ग्लोबली अराउंड द ग्लोब इफेक्टेड हो रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन हो गया। हेल्थ का प्रॉब्लम अराइज हो गई है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी क्वेश्चन अराइज हो गया है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 30 के पहले अपना डायग्नोसिस कराएं, और विच में लोज एन एवरेज ऑफ 15 ईयर्स। अगर ये होता है तो आपकी लाइफ का 15 साल तो ऐसे ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट NATO Summit 2025. NATO Summit 2025 marks shift in defense policy and international relation. NATO Summit ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट किया है डिफेंस के पॉलिसी में और इंटरनेशनल रिलेशन में। इसका लीडरशिप किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। डाटो मेंबर्स ने कंट्रोवर्शियल टारगेट जो 5% ऑफ द जीडीपी को 5% ऑफ जीडीपी को यूज करेंगे किसमें, डिफेंस में। So this decision has far-reaching implication for our alliance and its approach to global security. ये अप्रोच है कि पूरी दुनिया को सिक्योर किया जाए, कुछ इम्प्लीकेशन भी आए हैं। 5% डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट है। नेटो अलाइंस ने ये सेंसस को दिया है कि इंक्रीज करे डिफेंस स्पेंडिंग को 5% ऑफ जीडीपी दे। ये एमबीएस टारगेट इंक्लूड 3.5% फॉर कोर डिफेंस स्पेंडिंग एंड 1.5% दिया है डिफेंस रिलेटेड खर्चे को किया जाए। 3.5% कोर डिफेंस के लिए और 1.5% डिफेंस रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और नेशनल सिक्योरिटी बढ़े। ये ईच मेंबर कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्री है, अपना एनुअल प्लान देंगे टू, जिससे कि ये टारगेट को रीच किया जाए और उस प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा आफ्टर द 2029 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसको कब शेड्यूल करके प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा, 2029 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। सो पहली बार नाटो का फाउंडिंग हुआ जिसमें नीदरलैंड जो होस्ट किया था अलायंस एनुअल समिट। For the first time since NATO's founding, Netherlands will host the Alliance Annual Summit. कहाँ क्या हुआ था, नीदरलैंड ने होस्ट किया था। Alliance Annual Summit कहाँ हुआ था, हेग में, जिसको कहा जाता है ग्लोबली एज सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस। Leader from 32 members countries and key partners, इसमें including Ukraine, Japan, Australia will gather to discuss increased defense budget. उन लोगों ने इकट्ठा हुए डिस्कस किए हैं डिफेंस बजट के बारे में, और कलेक्टिवली सिक्योरिटी और सपोर्ट यूक्रेन से भी मिला है। सो ये समिट एम्फेसाइज कर रहा है इनोवेशन और डिफेंस की इंडस्ट्री में और पब्लिक इंगेजमेंट थ्रू ओपन फॉर्म्स। सो मेंबर नेशन प्लेज, सारे मेंबर नेशन ने प्लेज किया है कि इंक्रीज करेंगे डिफेंस स्पेंडिंग को 5% ऑफ जीडीपी, जो कि एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पोर्टेंट इंक्रीज होगा, जिससे कि डिफेंस की रेडीनेस एंड डिटेरेंस बढ़े। नेक्स्ट न्यूज है रवांडा एंड कॉन्गो साइन पीस एग्रीमेंट्स। रवांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो साइन किया है पीस एग्रीमेंट ब्रोक्ड बाय द United States. Rwanda Democratic Republic of Congo signed peace agreements which was blocked by United States. ये अग्रीमेंट क्या है, एंड एम्स टू एंड years of conflicts, कई years of जो conflict चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसको एंड किया है। और ये डील इंपॉर्टेंट डील है टुवर्ड द स्टेबिलिटी, उस रीजन में स्टेबिलिटी आए। किसके लिए हो रहा है ये, मिनरल्स के लिए। रवांडा एंड कॉन्गो साइन पीस एग्रीमेंट्स। सो द पीस एग्रीमेंट किसके बीच साइन हुआ था, वाशिंगटन डीसी विद द प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ साइन हुआ था वाशिंगटन। द पीस एग्रीमेंट वाज साइन इन वाशिंगटन डीसी, जिसके प्रेजेंस में यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो।
So key provision include क्या include the withdrawal of Rwanda troops from Eastern Congo within 90 days and the establishment of a joint security coordination mechanism. इसमें key provision क्या था कि withdraw कर लिए थे, हटा लिए थे रवांडा ट्रूप को ईस्टर्न कांगो से 90 दिन के अंदर एंड उसके बाद स्टेबलाइज किया था ज्वाइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को। ये एग्रीमेंट इंक्लूड करेगा, आउटलाइन करेगा एक फ्रेमवर्क को जिससे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रवांडा एंड कांगो साइन पीस एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज है ओईसीडी रिपोर्ट ऑन ड्रॉट कॉस्ट, माने सूखा पे। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेटर पॉलिसी बनाता है ताकि ह्यूमन की बेटर लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, जिससे कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्रोस्पेरिटी आए, वेलबींग हो, सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस को ह्यूमन बीइंग फेस कर पाए, जिसके लिए 38 मेंबर कंट्रीज है जो कि ओईसीडी एक फोरम की तरह सर्व करता है और टू शेयर एक्सपीरियंसेस, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस करें फॉर ह्यूमन बेटर लाइव्स। सो अकॉर्डिंग टू ओईसीडी रिपोर्ट पब्लिश, जो ओईसीडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ जून 2025 में, एवरेज ड्रॉट कॉस्ट आर प्रोजेक्टेड टू राइज में, जो सूखा का कॉस्ट है ड्रॉट कॉस्ट प्रोजेक्ट टू राइज बाय 35% बाय 2025, 35% बढ़ गया है। सो ये इससे क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ड्यू टू ड्रॉट्स आर इंक्रीजिंग एनुअली बाय, ड्रॉट बढ़ रहा है कहाँ, कितना से 3 से 7.5% बढ़ गया। सो इससे जब सूखा बढ़ जाएगा तो एग्रीकल्चर सफर करेगा, कृषि सफर करेगा, जिससे कि फसल की वैसे यील्ड नहीं होगी तो फसल का वैसा प्रोडक्शन नहीं होगा, फसल का उत्पादन डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया है लगभग 22% बिकॉज ऑफ सिवियर ड्रॉट ईयर्स। तो एनालिसिस आइडेंटिफाई कर रहा है कि अर्जेंट पॉलिसी बनाया जाए जिससे कि रिजिलियंस आए, ये जो ग्रोइंग थ्रेट्स आ रहे हैं उससे कुछ पॉलिसी हम फाइट कर पाए। Next news about the special intensive revision of electoral rules in Bihar. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ इलेक्टोरल रूल्स इन बिहार में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स कहाँ किया है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रूल्स का कहाँ किया? बिहार में। ये डिसीजन आया है स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद, ये रिवीजन किया गया है जिससे कि एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी आए, इलेक्टोरल एक्यूरेसी आए, एक समानता आए, इंटीग्रिटी आए इलेक्टोरल रोल्स में। एग्जिस्टिंग सेक्टर नॉट ओन द रोल सिंस 2003 बट मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन टू एस्टेब्लिश देयर एलिजिबिलिटी। एग्जिस्टिंग सेक्टर तो सिंस 2003 से चल रहा है और ये जरूर दे, डॉक्यूमेंट दे जिससे कि एलिजिबिलिटी को, जो इलेक्शन में एलिजिबल है उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करे। सो इलेक्शन कमीशन को इम्पावर्ड कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इलेक्शन कमीशन को कौन इम्पावर्ड करता है? 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है और ये एक्ट अलाउ करता है कि हम इलेक्टोरल रूल्स का रिवीजन करते हैं, अलाउ कर रिवीजन करते हैं। और लास्ट इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ था 2003 में, जो इस साल हुआ है फिर से। सो करंट एक्सरसाइज एम टू एड्रेस सच इशू जैसे कि अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स। अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, माइग्रेशन है, जो यहाँ इस स्टेट से उधर स्टेट जाते हैं, और इन एलिजिबल वोटर्स की क्या एलिजिबिलिटी है उस पे एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है मेटा प्लेटफॉर्म फेसेस पोटेंशियल डेली फाइन्स इन ईयू। मेटा प्लेटफॉर्म, यूरोपियन कमीशन ने एक वार्निंग दिया है मेटा प्लेटफॉर्म को, जिसमें कंप्लाइंस दिया गया है डिजिटल मार्केट्स एक्ट के कंप्लाइंस से बाहर। यूरोपियन कमीशन ने इशू किया है, वार्निंग इशू किया है मेटा प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट, कंप्लाइंस दिया है डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत। ये फाइन दिया है 200 मिलियन यूरोस का, जो कि मेटा पर आया है क्योंकि उसने ब्रीच किया है डीएमए को, डिजिटल मार्केट एक्ट को नहीं फॉलो किया है। मेटा पे और कंसेंट मॉडल नवंबर 2023 में आया था और यूजर उसको ऑप्ट कर सकता था फ्री सर्विस में, फंडेड बाय एडवर्टीजमेंट।
एडवर्टीजमेंट, अगर वो फ्री सर्विस कर रहा, यूजर कैन ऑप्ट फॉर ए फ्री सर्विस फंडेड बाय एडवर्टीजमेंट इफ दे कंसेंट टू डाटा ट्रैकिंग। अल्टरनेटिवली दे कैन पे फॉर एन एड फ्री एक्सपीरियंस। अगर वो उसे एड फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, तो उन्हें पे करना पड़ेगा। तो कमीशन ने क्या किया है, इट्स रेगुलेट किया है बीटेक एंड बीटेक को रेगुलेट किया है, इट्स एफर्ट्स को, जिससे कि फेयर कंपटीशन हो। यूरोपियन कमीशन ने वार्न किया है कि कंटिन्यूस नॉन कंप्लायंस अगर होती है तो इससे डेली फाइन्स लगेगा मेटा कंपनीज में, और ये फाइन रीच कर जाएगा 5% ऑफ मेटाज एवरेज डेली ग्लोबल रेवेन्यू का, जो एवरेज डेली का ग्लोबल रेवेन्यू है, इसके 5% ऑफ फाइन लग जाएगी। ये पेनाल्टी इन्फोर्स करेगा कंप्लायंस को, और फिर फ्यूचर, और ये अगर ये फ्यूचर एक्ट को वायलेट करता है तो ये आ जाएगा फ्यूचर वायलेशन एक्ट अमॉन्ग लार्ज डिजिटल फॉर्म्स। नेक्स्ट न्यूज है सुगमया भारत ऐप। सुगमया भारत ऐप एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी पर्सन हो, जो कि डिसेबल हो, और एल्डर सिटीजन के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, और जो पर्सन डिसेबल है उसके लिए ऐप है, उसका नाम है सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप, जिसको हम एक्सेसिबल इंडिया मोबाइल ऐप भी कहते हैं, जो कि क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि इम्प्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया, जो इम्पोर्टेंट होगा डिसेबल के लिए और एल्डर सिटीजन के लिए। ये लॉन्च हुआ है 2021 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये ऐप एक नया चेंज लाएगा, एक रिवैम्प लाएगा टू इनहेंस यूजर एक्सपीरियंसेस एंड इफेक्टिवनेस। एज ऑफ जून 2025 तक ऐप ने एक रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और इसमें ओवर 14,358 रजिस्टर्ड यूजर हो गए हैं, 83,000 लगभग डाउनलोड्स हो गए हैं, जो कि फ्रॉम एंड्रॉइड सर्विसेज से है। ये इसके पास एआई पावर्ड चैटबॉट है जो इंटीग्रेटेड होगा रियल टाइम असिस्टेंस टू, जो मदद करेगा यूजर को। ये फीचर अलाउ करेगा यूजर को कि इमीडिएट सपोर्ट मिले अगर वो कोई क्वेरीज करता है। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिसेंटली पब्लिश किया है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। वो रिपोर्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का। ये रिपोर्ट बताएगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड, उससे जो कनेक्टेड सेक्टर है, ओवर ए 12 साल के स्पैन में, 12 साल के बीच के में बताएगा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के ग्रोथ के बारे में। ये बताएगा चेंजेस इन द ग्लोबल वैल्यू एडेड एंड ग्रोस वैल्यू आउटपुट अक्रॉस वेरियस सेक्टर में, और ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर में रिमार्केबल ग्रोथ आया, लगभग 225% ग्रोथ हुआ है। ये इंक्रीज किया है 1,500 2,000 करोड़ इन 2011-12 में था, जो कि अब 2023-24 में आ गया 4,878 ग्रोस वैल्यू एडेड। ये ग्रोथ इंडिकेट करता है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, इस बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो रहा है, रोबस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छा इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हो रहा है कृषि के उत्पादन में और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। द 2025 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट चैलेंजेस इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, जो बताता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नहीं रीच कर पा रहा है नेशन को और सेक्टर को जिसको जरूरत है। सो डिस्पाइट ए नोटेबल इंक्रीज इन एफडीआई इन अफ्रीका, एफडीआई अफ्रीका का बढ़ रहा है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज का घट रहा है, रुका हुआ, स्टैग्नेटेड है, has stagnated despite a notable increase in FDI in Africa। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टैग्नेटेड है, रुका हुआ है। सो ये रिपोर्ट बता रहा है कि अर्जेंट नीड है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो पाए। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो 2024 में एफडीआई अफ्रीका ने
बढ़ा दिया 75% टू $97 बिलियन। और ये इंक्रीज लार्जली मेगा प्रोजेक्ट हुआ है कहाँ पे, इजिप्ट में, largely driven by mega project in Egypt. So, however, FDI flows to developing nation remains flat overall. The stagnation in investment hampers, अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी सारी कंट्रीज में तो बेरोजगारी आएगा, जॉब क्रिएशन हैम्पर्स होगा, नौकरियां डिस्टर्ब होगी, कम होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आया है विच इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इन 2024 एफडीआई इन अफ्रीका रोज बाय 75% से $97 बिलियन हुआ है। and this increase largely driven by mega project in Egypt. Next news है sustainable agriculture intensification in Senegal. रिसेंट स्टडी ने बताया कि देर इज पोटेंशियल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन कहाँ हो रहा है, सेनेगल में। ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है, आइडेंटिफाई किया है बहुत सारे मेथड्स को जिससे कि फूड सिक्योरिटी और हम फूड सिक्योरिटी को ठीक करें और लैंड को धरती को लैंड को कंजर्व करें, बचाए। इससे सजेस्ट होता है कि किस तरह से हम क्रॉप चॉइसेस करें, फसल का स्ट्रेटेजिक क्रॉप चॉइसेस करें जिससे कि फार्मर का, किसान का इनकम बढ़े और इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल की इम्पैक्ट आता है, बुरा कंडीशन कभी होता है जो लैंड पे एक्सपेंशन पे, वो नहीं पड़े। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन सेनेगल में हुआ है और जो एड्रेस कर रहा है कि चैलेंजेस जो हो रहा है फूड प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट, ये इफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन पे, तो ये जो इसके लिए सेनेगल में हुआ है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन एम्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इसका एम है कि फूड प्रोडक्शन बढ़े विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ, कोई भी इन्वायरमेंट को इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है पटनास वाटर मेट्रो, पटना का वाटर मेट्रो सर्विसेज पटना में स्टार्ट हुआ है जिससे कि एक रिवोल्यूशनाइज किया है सिटी के ट्रांसपेरेंट लैंडस्केप को। ये यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने रिसेंट अनाउंसमेंट किया है, हाल फिलहाल अनाउंसमेंट किया है, जो कि यूटिलाइज करेगा गंगा को फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। वाटर इसके लिए एलिवेट किया रहेगा क्रोनिक, जिससे कि जो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है पटना के रोड में, उसको कम किया जाए। और विथ और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रोड में कंजेशन हो रहा है, इसलिए वाटर मेट्रो सिस्टम को लाया गया जिससे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बने फॉर अर्बन मोबिलिटी, शहर के लोग उसमें मूव कर पाए। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट। वाटर मेट्रो मॉडल पहली बार कहाँ आया था, कोची में, जिसमें इन्वॉल्व था इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फेरीज ऑपरेटिंग ऑन स्केड्यूल रूट्स। अभी कहाँ आया है, पटना के वाटर मेट्रो में, पटना में आया है। नेक्स्ट न्यूज है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी जो कि कन्नूर केरला में है, पहले इसका नाम था अरालम वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, जो कि पहला प्रोटेक्टेड एरिया होगा जो कि बटरफ्लाई को स्लोली टू बटरफ्लाई डेडिकेटेड स्लोली टू बटरफ्लाई को ही स्पेशली प्रोटेक्ट करेगा। और ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और स्पेसिफिकली कितने हैं, 266 बटरफ्लाई स्पीसीज है अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो कि यूनिक टाइप बटरफ्लाई कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में। सो इससे बटरफ्लाई सेंचुरी इज ये सेंचुरी ये भी जाना जाता है कि स्पेक्टेकुलर बटरफ्लाई माइग्रेशन होती है, बहुत सारे बटरफ्लाई माइग्रेट कर इधर से उधर से, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई माइग्रेशन होती है। सो अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी इन केरला, जो कि डेडिकेटेड स्लोली टू बटरफ्लाई को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। Kerala's top MEE ranking. Kerala has recently been recognized for its exceptional management too of national park and wildlife sanctuaries. केरला इंडिया के केरला को एक्सेप्शनल मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया, एक्सेप्शनल मैनेजमेंट किया, किस फील्ड में, नेशनल पार्क को मैनेज किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैनेज किया है। और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया हो गया फॉर इट्स मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, MEEE
management effective evaluation for 2020-25. So Iraviculam National Park, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अचीव किया है, जो कि स्टेट हाईलाइट करता है स्ट्रेंग्स का स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन, बचाने का एफर्ट, नेशनल वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश। सो मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन कंडक्ट करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और पीरियड है 2020 से 25 तक हुई है, और उसमें केरला टॉप में है, उसके बाद चंडीगढ़ है। बोथ रीजन केरला और चंडीगढ़ ने रिसीव किया हाई रेटिंग्स मार्किंग अचीवमेंट्स इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क को बचाने में केरला देन चंडीगढ़। जेंडर गैप इंडेक्स 2025, India's position in the World Economic Forum Global Gender Gap Index has declined. इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में नीचे आ गया है। Recently, India ranked 131 out of 148 countries. 148 कंट्री में इंडिया कहाँ आ गया? 131 में, जिससे कि वर्सनिंग सिचुएशन हो गया इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया पॉलिटिकली एम्पावरमेंट में है। और वाइल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, हम इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एजुकेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है, अटेनमेंट हो रहा है, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिमेन ए प्रेसिंग इशू, इससे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कम होता जा रहा है, रिमेन से प्रेसिंग इशू। सो परसेंटेज ऑफ जेंडर गैप इंडेक्स, सो पार्लियामेंट में, पॉलिटिक्स में परसेंटेज ऑफ विमेन डिक्रीज हो रही है। वो डिक्रीज कितना है? 14.7% था, वो अब 13.79% हो गया। सो वीमेन इन मिनिस्टेरियल पोजीशन, मिनिस्टर के पोजीशन में भी कम हो गई है, पहले 6.45% था, 5.56% हो गया। सो वीमेन रिप्रेजेंटेशन लोकसभा भी फ्लक्चुएट हो गया, 1977 में 3.4% था, 2019 में 14% था, और एज ऑफ 2023 में सिर्फ 9% ऑफ एमएलए है स्टेट असेंबली जो वीमेन बिलोंग करती है, 9% ऑफ वीमेन एमएलए है स्टेट असेंबली में। सो जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया नीचे आ गया है। सो छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन विमेन का है 18% में, छत्तीसगढ़ में, और दूसरे स्टेट्स में कोई वीमेन एमएलए नहीं है, छत्तीसगढ़ में है सिर्फ 18% रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट न्यूज है जो सभी जानते हैं, इट्स रिमार्केबल नोटेबल न्यूज। इंडिया सुधांशु शुक्ला ज्वाइंस एक्सियम 4 मिशन मार्क्स न्यू एरा इन ह्यूमन स्पेस शिफ्ट। शुभांशु शुक्ला पहली इंडियन थे जिसने की विजिट किया इंडियन स्पेस स्टेशन को, और सेकेंड इंडियन है, सेकेंड एस्ट्रोनॉइट है जो कि आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा जो स्पेस में गए 1984 में गए थे। तो शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन है जो विजिट किए आईएसएस को। सो नासा ने लॉन्च किया है एक्सियम 4, लेटेस्ट न्यूज आईएन इन हिस्टोरिक मोमेंट है। इंडियाज ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला पायलट करेंगे उस मिशन को, उसका मिशन का नाम है एक्सियम 4 मिशन, जो कि स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल को ले जाएंगे, और वो फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से जो हो जा चुका है। और ये इसरो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्सियम 4 में। और ये लार्ज इसरो टीम है जिसमें इंक्लूडिंग है, इसमें है चेयरमैन वी नारायणम, इसको याद रखना है, इसरो के टीम में इंक्लूडिंग है चेयरमैन वी नारायणम, जो कि नारायणन जो डीपली इन्वॉल्व है प्लानिंग एंड ट्रबल शूटिंग द मिशन। एक्सियम 4 क्या है? स्ट्रेंथनिंग कर रहा है गंगायान प्रोग्राम को, जो कि पहला इंडिया का इंडिजिनियस फ्लूइड मिशन है, होममेड मिशन है, expected by 2027. सो इसरो प्लान टू स्टेबलाइज, इसरो कोशिश कर रहा है कि अपना स्पेस स्टेशन बनाए, एस्ट्रोनॉइट मून को भेजे बाय 2040। अभी रिसेंट न्यूज क्या है कि नासा ने अनाउंस किया है कि रिटर्न जर्नी हो जाएगा एस्ट्रोनॉइट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर क्रू मेंबर्स विल बिगिन ऑन जुलाई 14, 2024। रिटर्न में 2025 में हो जाएगा, जुलाई 14 तक वो वापस आने की बातें चल रही है।
So this is Grand Slam Tennis 2024 one-liner question and answer. You just pause the video and इसको पढ़ लीजिए. If you like this video, can you like, share and subscribe? Hit the bell icon, comment in the comment box. वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है. So please kindly share the video, subscribe the video and watch next episode.